आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने दी जमानत। पंजाब के लिए केंद्र सरकार ने दिए 1600 करोड़ रुपए, आप नेता बोले सूबे का अपमान। असम में जो व्यक्ति 10 दिन में नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा, देश से निकाला जाएगा, हेमंत सरकार। सुशीला कार्की हो सकती है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री, जेएनजी ने लगाई मुहर, बीएचयू से पड़ी है। नेपाल हिंसा में फंसे 700 राजस्थानी, मदद के लिए हेल्पलाइन जारी, सीएम भजन लाल शर्मा की अपील। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर मामले में जमानत दे दी है। ये मामला रामपुर की डूंगरपुर कॉलोनी का है, जहां के निवासियों को कथित तौर पर जबरन बेदखल किया गया था। इस केस में बीती 30 मई को रामपुर की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा दी थी। उन्होंने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। दी स्टेट्समैन की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सीनियर एसपी नेता की अपील मंजूर करते हुए जमानत दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के लिए घोषित किए गए वित्तीय सहायता पैकेज को राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपमानजनक बताया है। साथ ही इसे बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ क्रूर मजाक करार दिया है। मंत्रियों का कहना है कि 4 दशकों में सबसे खराब बाढ़ का सामना कर रहे राज्य के लिए ये सहायता पैकेज बेहद कम है। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पीएम का दौरा सिर्फ फोटो खिंचवाने के मौके पर अलावा कुछ नहीं था। हफ्तों तक हमारे राज्य में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से जूझने के बाद प्रधानमंत्री ने आखिरकार एक बहुत ही मामूली मदद पैकेज की घोषणा की है। हमारे किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों, व्यवसायों और बुनियादी ढांचे को जो नुकसान हुआ है वो लाखों करोड़ रुपए का है। असम सरकार ने 1950 के एक अधिनियम के तहत कानून लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मंजूरी दे दी है। ये कानून राज्य में अवैध प्रवासियों से जुड़ा हुआ है। कानून के तहत जिला कमिश्नरों के पास अधिकार होगा कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो उसे राज्य से निकालने का आदेश जारी किया जा सकता है। असम के इमिग्रेंट्स अधिनियम 1950 के तहत ये कानून बनाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हवाले से बताया कि इस कानून के तहत सरकार को नागरिकता देने वाली मौजूदा प्रक्रिया को बाईपास करने का अधिकार मिल जाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार संबंधित नागरिकों को फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील करने का मौका मिलता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हालिया मंजूर एसओपी के बारे में जानकारी देते हुए बताया, इस एसओपी के अनुसार अगर जिला कमिश्नर को ये जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति विदेशी है, या अगर बॉर्डर पुलिस ये बताती है कि व्यक्ति विदेशी है, या अगर किसी और स्रोत से हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति विदेशी है, तो डीसी उस व्यक्ति को 10 दिनों के अंदर अपनी नागरिकता साबित करने का नोटिस देगा। अगर वह 10 दिनों में जो दस्तावेज देता है वह डीसी को संतुष्ट नहीं करते हैं तो 10वें दिन डीसी उसे वापस भेजने का आदेश देगा। हम उस व्यक्ति को तुरंत एक होल्डिंग सेंटर में ले जाएंगे और वहां से बीएसएफ उसे बांग्लादेश या पाकिस्तान वापस भेज देगा। नेपाल में जेएनजी आंदोलनकारियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। अगर इस पर अंतरिम मुहर लगती है तो कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। इससे पहले साल 2016 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर वह इतिहास रच चुकी है। बुधवार 10 सितंबर को जेएनजी आंदोलन से जुड़े लोगों ने वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अंतरिम प्रधानमंत्री के नामों पर चर्चा हुई। आंदोलन का सबसे लोकप्रिय चेहरा और प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार रहे बालेन शाह ने कई बार संपर्क करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कई अन्य नामों पर चर्चा हुई, जिनमें सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है। बीती 8 और 9 सितंबर को नेपाल में जेएनजी यानी युवाओं के देशव्यापी उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। कई मंत्रियों के साथ खुद प्रधानमंत्री ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति रामचंद्र
पौडेल के भी इस्तीफे की खबर आई, लेकिन बाद में नेपाल की सेना ने इसका खंडन कर दिया। इसके बाद 10 सितंबर को जेएनजी आंदोलनकारियों ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। इस ऑनलाइन मीटिंग में 5000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इंडिया टुडे के रिपोर्टर सुबोध कुमार को आंदोलन के एक प्रतिनिधि ने बताया कि मीटिंग में सबसे ज़्यादा समर्थन पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को मिला। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने कई बार संपर्क करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रतिनिधि ने बताया कि जब उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो चर्चा दूसरे नामों पर चली गई। इस दौरान कुलमान, गिसिंग, सागर डकाल और हरका सम्पांग के अलावा एक यूट्यूबर रैंडम नेपाली के नाम पर भी चर्चा हुई। उन्हें काफ़ी वोट मिले, लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा समर्थन सुशीला कार्की को मिला है। नेपाल इस समय हिंसा की आग में झुलस रहा है। संसद और सुप्रीम कोर्ट तक आगजनी की घटनाएं हुई है। इस बीच वहां फंसे करीब 700 राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से बातचीत कर हालात की जानकारी ली और राजस्थान पुलिस मुख्यालय में विशेष सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी राजीव शर्मा के आदेश पर बनी इस सेल की जिम्मेदारी एसपी गौरवर्धन लाल सोकरिया को दी गई है, जहां 3 अधिकारियों की 24/7 ड्यूटी लगाई गई है। जरूरतमंद लोग हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सीएम ने अपील की है कि सभी प्रवासी भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और सरकार की एडवाइजरी का पालन करें।